हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरें और खबरों के पीछे की खबर और जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या कुछ है, क्या मंशा है सरकार की, अदालतों की, उस सब को भी हम जानने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी 2-3 ऐसे इश्यूज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जिस पर मैं समझता हूँ हमें सभी को जानने की ज़रूरत है कि आखिर क्या है। अभी लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले सुदर्शन टीवी ने एक एडवर्टाइज़मेंट शुरू किया जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की बढ़ती तादाद यूपीएससी एग्ज़ाम्स में ये एक ब्यूरोक्रेसी जिहाद है, उस पर वो एक कार्यक्रम लाने वाले थे। उसके पत्रकार सुरेश चौहान, उन्होंने कहा था कि हम बताएँगे कि ये मुसलमान ब्यूरोक्रेसी का जिहाद लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने बाकायदा जामिया मिलिया के जिहादी लफ्ज़ इस्तेमाल किया और क्या-क्या नहीं किया। उसके बाद एक कानूनी प्रक्रिया हुई, लेकिन अभी ऐसी सूरत लग रही है कि वो कभी भी उसे दिखा सकते हैं। वो नफ़रत का जो दरवाज़ा है, वो अभी तक अदालत ने बंद नहीं किया है। उसके अलावा 1-2 और इश्यू हैं। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके और आरएसएस के क्या लिंक्स हैं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और चीन और भारत के बीच जो व्यापार एक तरफ बहुत बढ़ रहा है, एक तरफ जीडीपी ज़ीरो से नीचे गई हुई है। इन सारे इश्यूज़ को समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, अविनाश काकड़े जी, जो अध्यक्ष हैं किसान सेवा संघ के और नागपुर से आते हैं। नमस्कार। काकड़े जी, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप नमस्कार। बताइए कि ये सुदर्शन टीवी वाला मामला जिस तरह से सामने आया, वो क्या है? आखिर इसकी मंशा क्या है? क्या मुसलमान पढ़ना छोड़ दें? अब से एक लंबे अरसे से मुसलमानों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन में मुश्किल होती रही है, बहुत जगहों पर परेशानियाँ आती रही हैं और आज़ादी के बाद के उस वक़्त के और आज के आंकड़े साफ-साफ बताते हैं कि कहाँ पहुँच गए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वो हमारे सामने है। इस हालत में ना पढ़े तो कहाँ जाए, पढ़े तो ये 4-5% भी अगर यूपीएससी पे आते हैं तो वो भी ब्यूरोक्रेसी का जिहाद लगता है। आप काकड़े जी इसको कैसे देख रहे हैं? सुदर्शन की क्या मंशा है और सुदर्शन के कौन लोग पीछे हैं? संघी और कट्टरपंथियों का ये मीडिया जिहाद चल रहा है हिंदुत्व के लिए। ये हर जगह जो जिहादी है वो बढ़ रहे हैं, हर जगह जिहादी तत्व बढ़ रहे हैं, हर धर्म में जिहादी तत्व बढ़ रहे हैं, हर विचारधारा में जिहादी तत्व बढ़ रहे हैं। तो ये मीडिया जिहाद शुरू है मुस्लिमों के विरोध में, दलितों के विरोध में, किसानों के विरोध में, ये सब जनता के विरोध में मीडिया ने जिहाद पुकार रखा है। ये 2-5% लोगों के लिए ही काम करता है मीडिया, और वो बाकी लोगों को गुमराह करने के लिए जितना सूडो प्रचार कर सकता है, जितना झूठा फैला सकता है, वो फैलाने का काम ये कर रहे हैं। सवाल ये है कि हर एक कम्युनिटी अपने अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए कब से प्रयास कर रहे हैं। तो आजादी के पहले भूमिहारों ने 1.25 लाख रुपए इकट्ठा किए थे कम्युनिटी का, और उस वक्त उन्होंने प्रमोट किए थे 25 उन्होंने टारगेट रखे थे आईसीएस अफसर, वहां ब्रिटेन से उन्होंने पढ़ा के लाए थे और अपने इसमें स्थापित किए थे। हर एक कम्युनिटी को लगता है कि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, हर एक को लगता है कि, और वो अधिकार भी है, आगे बढ़ने का सबको अधिकार है, सबको समान अवसर और पिछड़ों को विशेष अवसर देने का हमारा संविधान भी बोलता है। तो ये हम प्रयास करते रहे थे। जब पृथ्वीराज कोठारी नाम के एक जैनी व्यक्ति ने जेबी जैन की अध्यक्षता में जो जीतो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग फाउंडेशन निकाला है, GATF, 105 लड़के उन्होंने केंद्र के IAS IPS बनाए। 192 अधिकारी पिछले साल उन्होंने स्टेट के एग्जाम में पास करवाए। उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है, उनके लिए नहीं बोलता है, और उनके लिए कोई सोचता नहीं है। मुझे ये कहना है कि हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार मांगने का और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का इस देश ने, संविधान ने अधिकार दिया है। मगर जब जामिया मिलिया बात करता है कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा, और वो क्यों करता है, जब उनको पता चला कि उत्तर प्रदेश में आजादी के वक्त 40% न्यायाधीश, तहसीलदार और थानेदार ये मुस्लिम थे।
1947 की हकीकत थी। उसके बाद में आते आते अपने 2020 तक 2% नहीं रहे। जब कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि जाके इंदिरा जी से उस वक्त मिले थे तो उन्होंने, इंदिरा जी ने बोला था कि आपके लोग तो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने का परसेंटेज आपका नहीं है, तो वो परसेंटेज में इसमें कैसे आएगा, नौकरियों में कैसे आएगा, रसूखदार पदों पर कैसे आएगा। तो खैर ये बात हो गई थी और मुस्लिमों को समझ में आ गया था कि हमको पढ़ना अनिवार्य है। अब बार बार मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का एक ही काम है, एक ही तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि जैसा हिटलर ने जू को टारगेट किया था वैसा ये तो आप माने मुस्लिमों को टारगेट करने का ये प्रयास कर रहे हैं। उसके बिना इनका हिंदुत्व आगे नहीं आएगा और उसके बिना 2 करोड़ रोजगार जो चले गए हैं, 2 करोड़ लोगों को जो माने बेकारी आ गई है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के 2 करोड़, अनऑर्गेनाइज के तो 4 करोड़ के आसपास लोगों के रोजगार चले गए, दुगने उससे ज्यादा चले गए। और उसी प्रकार अभी 49 लाख सरकारी नौकरों को निकालने वाले हैं नौकरी से। तो ये सब पाप अगर छुपाना होगा तो कोई ऐसा मुद्दा चाहिए ना, तो ये मुद्दे के लिए ये सब आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसको प्रमोट कौन करता है आपको मालूम है? ये ब्यूरोक्रेसी, जिहाद और ये और वो करने के लिए ये संघ इनको प्रमोट करता है, क्योंकि उनको चाहिए, उनके फायदे का है। अदरवाइज ऐसा कोई दिखा दे, आप अगर इस तरीके से दिखा दो तो आपके ऊपर तुरंत बैन लगेगा और जेल में भेजा जाएगा, मगर उसको नहीं होता है। हाईकोर्ट समझ गया, ये तीव्रता समझ गया था, हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था कि आप ये शो नहीं कर सकते। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, नहीं नहीं अभी तो दिखाया नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं, अभी स्टे मांगने क्यों चले आए। मतलब उनका वो जो ये दिखा रहा है वही इतना भड़काऊ है, उनकी जो एड दिखा रहे वही इतनी भड़काऊ है कि दिखाने के बाद दंगल हो जाए और फिर इसकी इंक्वायरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का काम अभी इंक्वायरी करने लायक रह गया। और वो भी इंक्वायरी कैसी करते आपको पता है, दिल्ली दंगल उसका साक्ष्य है, प्रमाण है। तो हमारे सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है उसको उसको क्या बोलते हैं, दिमाग लगा दिया है। सारी संवैधानिक संस्था वो काम ही नहीं कर रही जो उनको काम करना चाहिए था, जो संविधान ने उनको जिम्मेवारी दी थी। वो सारी संवैधानिक संस्था एक विचारधारा के लिए समर्पित होते जा रही है और इसके लिए हमको जरूरी है कि हम उसके विरोध में खड़े हो और पूरे तरीके से कैंपेन चलाए। आपने देखा होगा कि कैंपेन चला तो अभी मन की बात में 9 लाख लोगों ने, 46,000 ने समर्थन किया और 9 लाख लोगों ने उसका विरोध किया। अभी भी वैसे भी उनके समझ में आ गया है कि जनता का जो भावना है वो तीव्र होते जा रही है हमारे विरोध में। तो इसके लिए शांति से इसका प्रचार प्रसार करना और ये सवाल रखना ये बहुत वाजिब है और जरूरी है। तो ये इसमें आपने जिस तरह से कहा कि ये मीडिया जिहाद है, तो इसमें कहीं कोई कानूनी कोई रुकावट, कोई चीज कुछ ऐसी नहीं हो सकती कि कुछ जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं वो एक मिलकर के कोई ऐसी कोशिश हो कि ये मीडिया का जो जहर है उसको किसी तरह से कम किया जा सकता है? देखो ये जहर तो कम जनता ही कर सकती है। आपने देखा होगा कि जहां जहां इस्लामिक जिहाद की बात होती है, लव जिहाद की बात होती है और कोई जिहाद की बात होती है, जब जनता उसके अगेंस्ट में होती है और उसको समर्थन नहीं करती। आपने देखा होगा कि खालिस्तान मूवमेंट एक लेवल तक चली, जब जनता उससे हट गई तो वो मूवमेंट समाप्त हो गई, अभी कहीं खालिस्तान का नाम नहीं दिखाई देता है। तो ये जिहादियों को ठीक करने का यही है कि जन प्रबोधन इसके बारे में होना चाहिए और इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। कोई कानून, आपको तो पहले ही बता दिया कि कोई कानूनन संस्था जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से कर नहीं रही है। कोई संवैधानिक संस्था उस तरीके से काम नहीं कर रही है, ये देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, आपने हमसे पहले भी कई बार कहा है और जिस तरह से आपने बताया कि ये जो जो मीडिया जिहाद है वो मुसलमान, दलित, किसानों, तो ये तो एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। ये इतनी आसानी से क्यों विक्टिम बन रहे हैं? क्या इनके अंदर इनके इनके नेता कुछ नहीं कर रहे, कोई इनकी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं कर रही? और ये जब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से जाते हैं अदालत में तो वहां उनको एक तरह से वापस ही धकेल दिया जाता है। आखिर कोई मिलकर के कोई चीज क्या क्या किया जाए, कैसे हो? क्योंकि ये एक बहुत पैदा नहीं किया, हाँ क्योंकि इन्होंने इन्हीं कम्युनिटी के नेता नहीं है। ये हाँ जनप्रतिनिधियों को नेता समझ लेते हैं। जनप्रतिनिधि ये पक्ष पार्टी के साथ में बंधे होते हैं, तो पार्टी के विचारधारा के विरोध में या पार्टी की जो जो सोच होती है उसके विरोध में कभी अपने समाज के लिए या अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठाते। आप बताइए
कि किसानों का जो जो उसके विरोध के कानून है, 3 कानून उसके सख्त विरोध में हैं, वो कानून चेंज करने के लिए कभी आपने देखा कि लोकसभा रोकी गई है, विधानसभाएं रोकी गई है? जीवन आवश्यक अधिनियम जो है कानून, वो किसानों के बिल्कुल विरोध में है। लैंड अधिग्रहण का कानून जब उनके विरोध में है, सीलिंग का कानून उनके विरोध में है। ये तीनों कानूनों के विरोध में कोई बोलते हुए देखा आपने? क्योंकि वो किसानों के प्रतिनिधि नहीं, वो बोलते हम किसानों के बच्चे हैं, मगर किसानों के प्रतिनिधि नहीं है। हम हमारे प्रतिनिधि नहीं भेज रहे, ना मुसलमानों को नेता है ना किसानों को नेता है। खाली उसका नाम मुसलमान रहने से, हैदर रहने से या ओवैसी रहने से वो मुसलमानों का नेता नहीं हो जाता है, वो जनप्रतिनिधि बनता है। अब जनप्रतिनिधि की अपनी बाध्यता होती है, उसका एरिया में सारे लोगों को उसके वोट होते हैं, उस तरीके से वो चलता है। वास्तविक देखा जाए तो हिंदुत्व के नेता पैदा हो गए हैं, जैसे मुसलमानों के नेता पैदा हो गए, तो हिंदुत्व के नेताओं ने अपनी पार्टी बना ली, जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को ही टिकट देते हैं और ऐसे ही लोग जीता के लाते हैं। दुर्भाग्य से किसानों ने ऐसा किया नहीं है, मुस्लिमों ने ऐसा किया नहीं और बाकी अन्य जातियों ने ऐसा किया नहीं है। वो अपने जनप्रतिनिधियों को, किसी पार्टी के नुमाइंदे को अपना नेता मान लेते हैं और ये इस देश के सबसे बड़ी दुखद जड़ है। अच्छा, ये आरएसएस की जो सोच है और उधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म की तरफ कोई झुकाव नहीं होता, और लेकिन आरएसएस के लोग चाइना जाते रहे हैं और बहुत सी चीजें, क्या क्या कुछ होता है ये आरएसएस और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बीच के क्या रिश्ते हैं? चूंकि चाइना उइगुर मुसलमानों के खिलाफ वहां बहुत कुछ कर रही है, खबरें आती रहती हैं, डिटेंशन सेंटर्स में रखा है। इधर आरएसएस का भी मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इन दोनों में क्या कुछ रिश्ता है? कैसा क्या मामलात हैं इनके बीच? चूंकि इस रिश्ते का शक पैदा होता है जब प्रधानमंत्री जी चीन का नाम नहीं लेते, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो ये रिश्ता क्या है? ये पीछे क्या चीज है जिसकी वजह से पर्दादारी नजर आ रही है? देखो, संगठन जब बनता है तो पहला संगठन बनता है पैसे से, दूसरा बनता है धर्म से, तीसरा बनता है जाति से, भाषा से और पांचवा संगठन बनता है विचारों से। ये जितने हुकुमशाह है सब एक साथ आते हैं। भाई जिनपिंग जिंदगी भर रहेगा, जिनपिंग वहां का सेक्रेटरी और वहां का मुखिया जिंदगी भर रहेगा। मोदी जी को भी तो जिंदगी भर रहना है ना, प्रबंध तो वही कर रहे हैं ना। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। आप देख लीजिए दुनिया में जहां जहां ये होगा, हुकुमशाही होगी, वो सारे के सारे नेता एक साथ जुड़े हुए। जहां डेमोक्रेसी होगी वहां एक नेता जुड़े हुए। जहां सेकुलरिज्म होगा वो सेकुलरिज्म से बात करते हैं। जहां कट्टरता होगी, इस्लामिक कट्टरता हो, ईसाई कट्टरता हो या कोई भी कट्टरता हो, एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल अलाई होते हैं, एक दूसरे के नेचुरल अलाई होते हैं। आपको पता होगा कि जब इनको लगा था कि हम सत्ता में आ सकते हैं अब, और इनके नजदीक इनको लगा था, तो 2007 में पहली बार राजनाथ सिंह का डेलीगेशन 30 जनवरी 2007 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिला था। 17 अक्टूबर 2008 को उनकी पॉलिट ब्यूरो ने पूरा का पूरा राजनाथ सिंह के साथ में एक लंबी वार्ता की थी। और उसके बाद 2009 में आरएसएस का एक डेलीगेशन गया था सीपीसी, जो इनका ट्रेनिंग सेंटर है, उसको 13 लोगों के साथ में, सारे के सारे राम माधव के नेतृत्व में गए थे। जब अरुणाचल में चाइना का विवाद चल रहा था, अरुणाचल में चाइना घुसना चाह रहा था, सारे विवाद चल रहे थे, तो जब पूछा गया था उस वक्त सुषमा जी को, तो वो बोल रहे थे कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी को हमको समझना है, ये समझना है, वो करना है। भाई समझना है तो पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए था, सरकार का डेलीगेशन जाना चाहिए था। राम माधव क्या समझना चाहते थे? राम माधव क्या करना चाहते थे? 13 लोग जो उनके साथ में गए थे वो आरएसएस के पदाधिकारी थे, वो क्या समझना चाहते थे? और वो कहां गए थे मालूम है आपको? वो सारे के सारे गए थे पार्टी स्कूल ऑफ बेजिंग। बीजिंग में एक पार्टी स्कूल है जहां सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। कितना बड़ा स्कूल है? तो 1100 लोगों का स्टाफ है और हर वक्त 1600 बच्चे वहां पढ़ते रहते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं,
पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिलिट्री अफेयर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, डेवलपमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक पढ़ते हैं, कोर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, और ये पढ़ाने वाले टीचर का भी स्पेशल ट्रेनिंग किया जाता है। ये सारे आरएसएस के जो वहां गए थे, ये कम्युनिस्टों को ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए गए थे कि एक पार्टी, एक नेता, एक नेतृत्व, क्योंकि ये एक चालकानुवर्ती सत्ता यहां लाना चाहते, उसको समझने गए थे। ये और कुछ नहीं समझने गए थे। ये ना व्यापार समझने गए थे, ना ये बॉर्डर समझने गए थे, ना विवाद समझने गए थे। ये समझने गए थे कि हम कैसे कर सकते हैं। और इनका परिणाम देख लो कि 2014 में इन्होंने बोला कि हमारी अब लार्जेस्ट पार्टी है, जबकि 8 करोड़ लोग उनके ये थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। 8 करोड़, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के 8 करोड़ कुछ लाख मेंबर थे। मगर उस वक्त बीजेपी ने घोषित किया था कि अब हमारे मेंबर जो है वो 13 करोड़ हो गए। बात समझे आप? क्या सीख के आए थे इन्होंने? तो देश को कैसे दबाया जा सकता है, देश को एक चालकानुवर्ती कैसा किया जा सकता है, और एक व्यक्ति एक विचार के विरोध में सामने कोई दूसरा विचार खड़ा ना रहे, दूसरे लोग खड़े न रहे, दूसरी पार्टी ना खड़े रहे, ये जो कुचलने वाली प्रक्रिया थी वो सारा समझने के लिए ये लोग वहां गए थे। और जब 2014 में डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन का नेतृत्व किया था भगत सिंह कोश्यारी ने, जो उस वक्त उनके नेता थे। उसमें थे तरुण विजय, प्रियंका सिंह रावत, भोला सिंह, ये सारे एमपी है, कामाख्या प्रसाद। बाद में एमएलए गए थे विश्वनाथ पाटिल, विश्वेश्वर अनंत हेगड़े कर्नाटक के एमएलए, विनोद नारायण झा बिहार के एमएलए, बैद्यनाथ प्रसाद बिहार के एमएलए, असीम गोयल हरियाणा के एमएलए, वीरेंद्र कंवर हिमाचल के एमएलए, सलील कुमार बिश्नोई उत्तर प्रदेश के एमएलए। भाई ये लोग कोई फॉरेन अफेयर तो सीखना नहीं था इनको, ये तो एमएलए लोग हैं, इनको फॉरेन अफेयर से क्या मतलब है? ये क्यों गए थे? क्योंकि अपने अपने प्रदेशों में संगठन कैसे बनाया जाए, सख्त संगठन कैसे बनाया जाए, जो संगठन के सामने दूसरे न टिके, ऐसा संगठन कैसे बनाया जाए जिस संगठन से वहां एक चालकानुवर्ती, मतलब हुकुमशाही कैसी लाई जाए। जैसे चाइना में एक पार्टी है, एक नेता है और एक ही तरीके का विचार है, वो कैसे लाया जाए, ये सीखने के लिए अलग अलग प्रदेशों के एमएलए को भेजा था टीचर बनने के लिए। और वो लोग टीचर बन के उन्होंने उस तरीके का यहाँ प्लानिंग इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और इन लोगों ने पूरे देश में बाकी जो विचारधारा थी, जो विचारधारा इनके विरोध में थी, ऐसे लोगों के लिए काम किया। और ये यहां तक नहीं रुका, 2011 में नितिन गडकरी भी उसमें 1 सप्ताह ट्रेनिंग करके आए हैं। इनके जितने अध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, और ये अमित शाह ने तो पूरा गोद ले लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो इसका ट्रेनिंग सेंटर है वो तो पूरा गोद ले लिया अमित शाह ने। कभी भी जाते और कभी भी आते उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए, तो ये खाली उतना ही सीख के आते हैं कि बाकी लोगों को क्रश कैसे किया जाए, बाकी विचारधारा कैसे समाप्त की जाए। इन्होंने कोई कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध बिगड़े नहीं, आज भी कम्युनिस्टों को गाली देते हैं। वो बोल रही थी, सुषमा जी बोल रही थी, आदरणीय सुषमा जी, कि हम तो कम्युनिस्टों से कैसे संबंध अच्छे बनाए, उनके साथ में व्यवहार कैसे हो, इसके लिए गए थे। मगर इनका दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। ये जो सीखने गए थे वो एक ही बात सीखने गए थे कि दूसरी विचारधारा को कैसे क्रश किया जाए, कैसे चाइना ने किस हुकूमत से सारी विचारधारा को क्रश किया, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई अन्य पार्टियां हो, चाहे वहां की राजशाही हो, चाहे वहां के लोकतांत्रिक अधिकार हो, उसको कैसे क्रश किया, ये समझने के लिए वहां जाते हैं ये बार बार। और अभी अगर ये आप संबंध बनाने के लिए गए थे और संबंध बढ़ाने के लिए गए थे, तो आप मुझे बताइए कि बार बार चाइना आक्रमण कैसे कर रहा है, बार बार चाइना अपने ऊपर अटैक कैसे कर रहा है। और उस वक्त ये सब जो गए हुए थे, इनके रिलेशन क्यों नहीं उपयोग में आ रहे? अब क्यों बोल रहे राजनाथ सिंह, जिसने शुरू किया था कम्युनिस्ट पार्टी की, कि मैं उनके मिनिस्टर के साथ बात नहीं करूंगा, और वो जो ब्यूरोक्रेसी की बात चल रही है, वो मिलिट्री के अपने अपने अफसरों की बात चल रही है, तो ये क्या घास खाने गए थे वहां? ये क्या करने गए थे, क्या चरने गए थे वहां? अगर इन्होंने संबंध मेंटेन नहीं किए, ये संबंध बोल नहीं सकते कि भैया आप हमारे इसमें क्यों आ रहे हो और हम आपके इसमें आए तो फिर कैसे होगा, युद्ध हम चाहते हैं क्या? तो हाँ, ये युद्ध की ज्वर निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला बिहार का और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इनको लड़ना है, और ये युद्ध ज्वर से इलेक्शन जीते जाते हैं, ये उनको पता हो गया। तो एक हुकुमशाह की मदद दूसरा हुकुमशाह कर रहा है, ये वास्तविकता को समझना पड़ेगा।
अच्छा, तो क्या एक बात और है देखने वाली, 2014 से अब तक इस तरफ कभी कम्युनिस्टों के खिलाफ, हमारी जो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उसके खिलाफ भी बीजेपी कोई खास उतनी मुखर नजर नहीं आती, और ना ही कम्युनिस्ट पार्टी उस तरह से मुखर नजर नहीं आती। क्या चीन की तरफ से कोई भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उन्हें कोई इशारा है, या क्या मतलब क्या वो लिंकेज जो है वो यहाँ भी अपोजिशन पार्टियों को कमजोर करने में भी काम आ रहा है क्या? देखो 1962 में जब वार हुआ था, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के फेवर में काम कर रही थी, ये वास्तविकता है। हम्म, उस वक्त आरएसएस की और इनकी पार्टी की कोई वजूद नहीं था, हम्म, ये भी वास्तविकता है। ये कम्युनिस्ट पार्टियों से सवाल पूछना चाहिए कि क्या चाहते हो आप? चाइना को बुला के यहाँ रूल करवाना चाहते हो, या बीजेपी को बल देना चाहते हो? आप देखिए, वो भी मजदूरों के मुद्दे पर कहीं मुखर होते हुए दिखाई दिया आपको? कहीं नजर नहीं आ रहे। करोड़ों मैं इसीलिए करोड़ों कह रहा हूं, मैं मजदूर इसीलिए पैदल कह रहा चले हूं कि गए, वो करोड़ों मजदूर पैदल चले गए। तो उनको पता हो गया कि जिनपिंग को ये पता है कि जिनकी सरकार आई वो भी अगर मेरे जैसा एक चालकानुवर्ती होगा, वन मैन सिंगल मैन के हाथ में डिसीजन होंगे, तो हमको आसानी से दोनों के फायदे का डिसीजन हम कर सकते हैं। तो उसने अपने कम्युनिस्ट पार्टी को भी बोल दिया कि ये भी हमारा ही काम कर रहे हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो? नहीं तो आप विरोध में बोलो, ये तुरंत आपको तमगा देते, आप कांग्रेसी हो, आप कम्युनिस्ट हो, आप सेकुलर हो। अरे सेकुलर होना इस देश में गर्व की बात है, क्योंकि सेकुलरों के वजह से ये देश इकट्ठा है। तुम्हारे जैसे कट्टरपंथियों के वजह से तो दो टुकड़े हो गए, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने ही तो लड़के दो टुकड़े किए थे ना। 1937 में जो एग्रीमेंट हुआ था, पैक्ट हुआ था हिंदुत्ववादियों के और मुसलमानों के बीच में, उसी को गांधी को ढोना पड़ा बाद में, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों का, पूर्ववर्ती पार्टी के अध्यक्षों का पॉलिसी ढोना पड़ता है, नहीं तो उसकी जो रहती क्रेडिबिलिटी वो पार्टी की समाप्त हो जाती है। वही काम ये लोग कर रहे हैं ना, उसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं ना। ये वास्तविकता को समझना पड़ेगा, इनको ओपन करना पड़ेगा। इनको अगर आप ओपन नहीं करोगे तो ये हिडन एजेंडे में अपना सारा गेम बना लेंगे। अच्छा, इस सब में प्रधानमंत्री जी ने नाम नहीं लिया चीन का, ये एक फैक्ट है, बहुत बार हम उसको दोहरा चुके। अलग अलग जो सोशल मीडिया में लोग हैं वो अक्सर याद दिलाते हैं। इसके अलावा इस दोस्ती का जो आरएसएस और सीपीसी की दोस्ती जहां एक तरफ नजर आ रही है जिस तरह से आपने बताया, क्या उस दोस्ती की कीमत पर भारत की इकोनॉमी भी नीचे की तरफ जा रही है? चीन का बढ़ता हुआ व्यापार है अपनी जगह, और भारत जो है वो माइनस जीडीपी तक पहुंचने की बात आ रही है, अब तो आंकड़े सामने आने लगे हैं। तो क्या भारत को, भारत की इकोनॉमी को तबाह करना भी आरएसएस बीजेपी का प्लान का हिस्सा है? क्या ये भी चीन के लिए काम हो रहा है कि हमारी जितनी इंडस्ट्री कमजोर होंगी, हमारा जितना इकोनॉमी कमजोर होगी, हम सब कुछ पर चीन से डिपेंड करेंगे? मुझे याद है, क्योंकि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि कोरोना के दौरान एक कैंपेन चली कि चीन का माल बाइकआउट करो, बहुत हल्की सी चली, वो आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन गुजरात के कुछ बड़े कारोबारी लोगों के नए ट्रेड एग्रीमेंट्स भी चीन के साथ होते रहे। तो क्या इस सब को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरीके से देखता हूं कि चाइना की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी, यहाँ गोलवलकर की, मैं बार बार बोलता हूँ कि गोलवलकर की वी फाइंड आवर नेशनहुड नाम की किताब में बता गया है कि जब तक 95% लोग हैंड टू माउथ नहीं होंगे, हिंदुत्व यहाँ लागू नहीं हो सकेगा। जैसा कम्युनिस्ट लागू करने के लिए, कम्युनिज्म लागू करने के लिए जब तक बेकारों की संख्या और लेबर की संख्या बड़ी नहीं होगी और लेबर और मालिकों के बीच में संघर्ष नहीं होगा, कम्युनिज्म नहीं आ सकता। वैसे 95% लोग भिखारी के कक्षा में नहीं आएंगे या गरीबी की कक्षा में नहीं आएंगे, हिंदुत्व लागू नहीं हो सकता। आप किसी भी धार्मिक संस्था या किसी भी विचारिक संस्था उस वक्त लागू नहीं कर सकते जब उस देश में वैचार करने वाले वैचारिक लोगों का एक ठिकाना हो। आपने सबसे पहले देखा होगा जहां भी ये कट्टरपंथी लागू होते हैं, सबसे पहले बुद्धिजीवियों को मारा जाता है, बुद्धिजीवियों को समाप्त किया जाता है, जब भी इसी तरीके से शासन व्यवस्था आती है। अब मुड़ते हैं हम भारत के ओर। एक मेरा संघीय परिचित है, उसने मुझे कहा था कि क्या अविनाश तुम हर वक्त मोदी के विरोध में बोलते रहते हो, जीडीपी तो सारे दुनिया का गिर गया है, सारे दुनिया का जीडीपी डाउन है, कोरोना संकट कोई किसी ने लाया हुआ है क्या? तो मैंने उसको बोला हाँ, सारे दुनिया का जीडीपी गिर गया है, मगर इस वक्त चाइना का जीडीपी मैंने
3.2 है प्लस, जबकि इंडिया का जीडीपी 23.9% डाउन है, मैंने मतलब माइनस में चला गया है। अमेरिकन जीडीपी जो है वो 9.5 टूटा है, जापान का जीडीपी ये 7.6 टूटा है और चाइना का जीडीपी ग्रोथ कर गया है। और हमारा जीडीपी क्यों टूटा? हमने जो उसके साथ में खिलवाड़ किया। मैं बोला कोरोना से नहीं टूटा है जीडीपी, वो जीडीपी जो टूटा है वो नोटबंदी से लेके जीएसटी वाला जो एक्सपेरिमेंट किया आपने, और वो जानबूझकर किए क्योंकि इस देश के लोगों को तुमको हैंड टू माउथ करना है, इसलिए जो आपने किए उसका ये परिणाम है। और वो परिणाम से हमारे कौन से क्षेत्र खत्म हो गए? तो उत्पादन क्षेत्र, मैंने प्रोडक्शन सेक्टर में 39% माइनस चला गया है। लॉजिस्टिक और ट्रांजिट क्षेत्र में 47% माइनस चला गया है। होटल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 47% माइनस चला गया है। और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में 39% माइनस चले गए हम। जब चाइना की इकोनॉमी बढ़ रही थी, उन्होंने फरवरी में खोल दिया था। जब हम लॉकडाउन उसके 1 महीना बाद कर रहे थे, चाइना ने अपने सेक्टर खोल दिए थे। और वो सेक्टर कौन से खोले थे? उन्होंने ये सेक्टर खोले थे कि उन्होंने वो देखा था कि इसके लिए कौन सी चीजें लगेगी। तो उन्होंने लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और लेबर ओरिएंटेड उद्योगों को सब कुछ दे दिया। क्या क्या दिया? तो उद्योगों को ब्याज मुक्त लोन दे दिया, सारे के सारे लोगों को टैक्स की बहुत बड़े पैमाने पर सहूलियत दे दी। चाइना ने ये किया, बाकी देश नहीं कर सके, चाइना ने ये किया। तो तुम ट्रेनिंग करने जो चाइना में जाते हो तो उनकी इकोनॉमी पॉलिसी भी सीखना चाहिए था ना, मगर इनको करना नहीं है ना। इनको तो 95% लोगों को हैंड टू माउथ बनाना है, उसके लिए इनका सारा प्रयास चल रहा है। अब आप देख लो कि 2018 में चाइना की हिस्सेदारी थी 12.8, दुनिया के जागतिक व्यापार में 12.8 हिस्सेदारी थी। 2019 में 13.1 हिस्सेदारी बनी 19 में, और 2020 में चाइना की वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी 20 की हो गई, 20%। कितना बड़ा मैंने ये है, 20% चाइना की हिस्सेदारी हो गई। कोरोना काल में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 7% बढ़ गई है हिस्सेदारी पूरी वर्ल्ड ट्रेड में। और ये कब बढ़ी है मालूम है? जब उसमें अमेरिका ने बैन लगाया, भारत ने बैन लगाया, आधे यूरोप ने बैन लगाया, कई मुस्लिम देशों ने बैन लगाया, फिर भी उनकी वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भागीदारी हिस्सेदारी है 7% अप हो गए, 20% हिस्सेदारी हो गई है। तो हमको क्या समझना है? इससे कुछ समझना नहीं है हमको। चाइना से हमको इतना ही समझना है कि वो बढ़ाए अपनी इंडस्ट्री, वो सशक्त देश होता रहे। हमें तो हिंदुत्व लाने के लिए 95% लोगों को हैंड टू माउथ करना है इस देश में, और 65% लोग हो गए। ये प्रधानमंत्री ने कबूल कर दिया कि 80 करोड़ लोगों को हमने खाने की व्यवस्था की। मतलब जिनकी अब खाने की व्यवस्था नहीं, वो गरीबी रेखा से नीचे मानोगे कि नहीं मानोगे? बताइए। तो गरीबी रेखा से नीचे 65% लोगों को पहुंचा दिया, जबकि ये संख्या हमारे यहाँ 22% थी 2014 में। अब 2020 आते आते वो संख्या हमने 65% पहुंचा दी है। ये है अच्छे दिन, और ये है हमारा विकास का मॉडल, और ये है गुजरात मॉडल कि हम पैसे वालों को अधिक पैसे वाले कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हम जब करते हैं तो हमने अंबानी अडानी की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ा दी है। आपको पता होगा पिछले वक्त से इस वक्त अंबानी का जो असेट है वर्ल्ड के, इसमें असेट जो बढ़ा है वो करीबन 1.5 गुना बढ़ गया है। उसकी वर्थ वो 8वें नंबर पे आ गया। वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोगों की जो लिस्ट बनी है उसमें 8वें नंबर पे आ गया। 90 के बाद था वो इसमें आ गया। तो ये जो हो रहा है, ये कोरोना में भी जो हो रहा है, ये लोग तो पैसे वाले होते जा रहे हैं। और दुर्भाग्य से ये दलाल जो है, ये सरकार जो है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट की दलाल बन के जो काम कर रही है, वो हमारे देश को गर्त में ले जा रही है। ये समझने की जरूरत है। हमारे सारे उद्योग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो तबाह हो ही गया, मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो गिनती नहीं कर रही है। -23.9% जो बता रहा हूं, ये हमने जो फेक निकाले हैं आंकड़े, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े जो निकाले हैं, और ये वर्ल्ड के आंकड़े हैं, मैं कोई अपने यहाँ के कोई बनाए हुए आंकड़े नहीं बोल रहा हूं। तो उन्होंने जो संख्या दी है खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर की दी है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अगर दे दिया उसमें अगर होता तो ये फिगर जाता 70% से ऊपर। जी। मतलब हम -70% है।
और ये कहां पहुंच गए हम? 47 के पहले वाली स्थिति में पहुंचा दिया है हमारे देश को। जी, जी। तो ये बहरहाल बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अविनाश काकड़े जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को समय दिया। सुदर्शन टीवी के बारे में जो कुछ आपने बताया, जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, उसको ना सुन करके एक तरह से दरवाजा खुला रखा है कि वो जब नफरत फैला चुकेंगे उसके बाद क्या होगा। उसके बाद सीपीसी, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके आरएसएस से क्या रिश्ते हैं, और आरएसएस के लोग वहां, ये डिक्टेटर कैसे बन सकता है देश के अंदर, अपनी सरकार हमेशा रहे, ऐसा कुछ चीन की तरह से हम भी करें, वो कुछ समझने की पूरी उन्होंने कोशिश की है। कहा यह जा रहा है कि मुसलमान ब्यूरोक्रेसी का जिहाद कर रहा है, जबकि आरएसएस के लोग चीन में जाकर के वो कौन सा जिहाद सीख करके आ रहे हैं, वो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। इसके अलावा जो संघी मीडिया है, वो जिहाद कर रहा है मुसलमानों के, दलितों के और किसानों के खिलाफ। ये सारी सूरत हाल इतनी खतरनाक है, और उससे भी बड़ी खतरनाक ये है कि अगर सही आंकड़े आए तो 70% डाउन, जीडीपी माइनस में होगी। आपको ये आपका ये अंदाजा है। बहरहाल सूरत हाल खतरनाक है, हर आदमी की भूख बढ़ती जा रही है। आम आदमी, जो मजदूर, किसान, दलित, जो कमजोर तबका है, वो और कमजोर हो रहा है, और वो हैंड टू माउथ की सूरत हाल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, जैसा कि आपने बताया, ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि पूरे देश को बहुत अच्छे से गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आखिर कब तक आंखें बंद रखी जाएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकड़े साहब, आपने वक्त दिया। आप मैं काजमी अभी साहब इस इशू पर बात करते हो, हर वक्त बात करते रहते हो। आप आपका एक क्लब बनाइए, आपके जैसे लोगों का एक क्लब बनाइए, और सारे मीडिया पर यह चर्चा होनी रहनी चाहिए। ये चर्चा को आगे बढ़ाइए। अगर हम चुप रह गए तो देश की आने वाली पुश्तें हमको माफ नहीं करेगी। उनका क्या करेगी तो जाने दो, हमको माफ नहीं करेगी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया काकड़े जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को, दर्शकों को आप समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि अविनाश काकड़े जी बहुत ही तैयारी से, आंकड़ों के साथ तैयारी से हमारे साथ होते हैं। मैं काकड़े जी, एक आखिर में एक बात बताऊं, आपका पिछला जो इंटरव्यू था रफाइल के बारे में, उसमें किसी ट्रोल वाले ने एक कमेंट लिखा कि मैं इसको एनआईए के पास भेजना चाहता हूं। तो ये बहरहाल ट्रोल करने वाले वो अपना काम कर रहे हैं, जो के साथ, सबूतों के साथ पेश की जा सकती है। मैं किसी एनआईए, सीबीआई, आरएसएस से घबराता नहीं हूँ। उसके क्या है, जहां भेजना भेज दे। मेरे कोई चोरी के धंधे नहीं है। तुम्हारे 50 धंधे मैं बता सकता हूँ, आरएसएस के 50 धंधे मैं बता सकता हूँ। इन्होंने नोटबंदी में कैसे नोट पहुंचाए और कौन से गाड़ियों से नोट जाके पहुंचाए, वो मैं बता सकता हूँ। ये बेकार की मेरे से पंगा ना ले, वो जाहिर है। अच्छी आप, बात है। हाँ, आपका, आपके सबूत के साथ चीजें होती हैं, यही आपकी मजबूती है। और डर जब ना रहे तो फिर कोई उसको नहीं रोक सकता। ये अब तक का तजर्बा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।